नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। परसों दीपावली है, नया संवत साल शुरू होगा। उस नाते साल जैसा गुजरा और अगले साल जो होगा उसका आर्थिक हिसाब किताब बनना चाहिए। शेयर बाजार, रिजर्व बैंक और वित्त प्रबंधकों के संकेत सुकूनदायी है तो चिंता वाले भी है। कह सकते हैं कि रुपए के गिरने और करेंसी संकट का खतरा टला है, पर महंगाई और इससे लोगों की बेहाली का मसला जस का तस है। अच्छे मानसून से अच्छी खेती है और होगी, बावजूद इसके खाने पीने की चीजों में महंगाई की मार भारी है। बड़े अरबपति हो या आम आदमी, सभी हैरान परेशान है। पिछले साल और इस वर्ष की दीपावली का फर्क अनिश्चितताओं का बढ़ जाना है। उस नाते नया संवत वर्ष उथल पुथल का होगा। राजनीति के साथ आर्थिक अनिश्चितताएं बढ़ेगी। चौतरफा चिंता है कि ऐसे कैसे और कितने दिन चलेगा। क्या राष्ट्रीय कैनवास में वित्त मंत्री चिदंबरम भी ऐसी चिंता में होंगे? सचमुच आर्थिकी के चैलेंज बहुत विकट है। शेयर बाजार में तेजी की फूलझड़ियां कोई खास मतलब नहीं रखती है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को लेकर भाजपा और कांग्रेस में शुरू हुआ घमासान यहीं पर नहीं रुकने वाला है। नरेंद्र मोदी ने इसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और सरदार भगत सिंह को भी जोड़ दिया है। सरदार पटेल के बाद मोदी ने जो 3 आइकॉन चुने हैं, ये तीनों उनकी राजनीति के बहुत अनुकूल हैं। महाराणा प्रताप और शिवाजी की छवि मुगल बादशाहों से लड़ने वाले हिंदू वीरों की है, तो भगत सिंह युवाओं के बीच सबसे लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी हैं। हालांकि उनके विचार संघ और भाजपा से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन उनका नाम लेकर मोदी ने एक दांव चला है। कांग्रेस के सामने मुश्किल यह है कि वह कैसे इसका विरोध करे। भगत सिंह को लेकर यह मिथक प्रचलित किया गया है कि उस समय के कांग्रेस नेताओं ने उन्हें फांसी पर लटकने दिया, उनका बचाव नहीं किया था। अगर कांग्रेस ने उनकी विरासत को लेकर कोई दावा किया तो इस मिथक को और प्रचारित किया जाएगा। महाराणा प्रताप और शिवाजी को लेकर जो मुश्किल है वह जग जाहिर है। इसी मुश्किल में मुंबई में शिवाजी की प्रतिमा लगाने का प्रोजेक्ट अटका हुआ है। कई साल पहले महाराष्ट्र सरकार ने समुद्र में शिवाजी की प्रतिमा लगाने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हो सका है। आजादी के समय की कांग्रेस में भी जिन नेताओं को दक्षिणपंथी सोच का माना जाता था, उन सबकी विरासत को लेकर अब विवाद होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने रायबरेली का दौरा बढ़ा दिया है। अब वे उसी तरह रायबरेली जाती हैं जैसे पिछले विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी उत्तर प्रदेश जाते थे। पिछले दिनों प्रियंका अचानक रायबरेली गई। 2 दिन में उन्होंने कई गाँवों का दौरा किया। एक जगह उन्होंने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं पूछी। इससे पहले वे सोनिया गांधी के साथ गयी थी और पहली बार वे जिला निगरानी समिति की आधिकारिक बैठक में अपनी मां के साथ शामिल हुई। बताया जा रहा है कि उन्होंने राहुल गांधी के चुनाव क्षेत्र अमेठी के कामकाज में दिलचस्पी लेनी कम कर दी है और ज्यादा ध्यान रायबरेली पर दे रही हैं। कांग्रेस के जानकार सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी अभी प्रियंका को चुनाव लड़ाने को लेकर दुविधा में है। 2 तरह की रणनीति की चर्चा है। कहा जा रहा है कि अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और अभी जो स्थिति है वैसे नतीजे आए, यानी कांग्रेस 3 राज्यों में लौटी, तब प्रियंका निश्चित रूप से लड़ेंगी। कांग्रेस का मानना है कि 3 राज्य जीते तो इसका मतलब होगा कि अभी हालात कांग्रेस के हाथ से नहीं निकले हैं और तब राहुल व प्रियंका दोनों लड़े तो कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी। लेकिन अगर राज्यों के नतीजे अनुकूल नहीं आए तो कांग्रेस प्रियंका का कार्ड नहीं चलेगी। तब खुद सोनिया गांधी ही रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। बेंगलुरु से लेकर हैदराबाद और मुंबई से लेकर दिल्ली तक कहीं भी बम धमाके हो रहे हैं तो उसकी जांच करने वाली एजेंसी का पहला छापा बिहार या झारखंड में पड़ रहा है। पिछले 2 साल में कई घटनाओं में ऐसा हुआ है कि आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड के तार बिहार या झारखंड से जुड़ते हैं। दरभंगा मधुबनी मॉड्यूल की चर्चा पहले से होती थी, अब रांची मॉड्यूल भी बनकर तैयार हो गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पटना के गांधी मैदान की घटना को अंजाम दिया। इसलिए इन घटनाओं की जाँच से जुड़े पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को अपनी एक यूनिट अलग से सिर्फ बिहार और झारखंड के लिए बना देनी चाहिए। इसका कारण यह भी बताया जा रहा है कि इन दोनों राज्यों की सरकारें आतंकवादी और माओवादी संगठनों को पैर फैलाने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। बोधगया में सिलसिलेवार बम धमाके हुए तो उस मामले में कुछ नहीं हुआ। यासीन भटकल गिरफ्तार हुआ
तो बिहार पुलिस ने उस पर कोई मामला दर्ज नहीं किया और न पूछताछ की। यही हाल माओवादी घटनाओं को लेकर है। पिछले दिनों कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी ने बिहार पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाया। इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि माओवादी संगठनों की गतिविधियों पर कोई नजर नहीं रखी जा रही है और न कार्रवाई हो रही है। पुलिस की इस लापरवाही के कारण ही बिहार आतंकवाद और माओवाद दोनों का सेंटर बनता जा रहा है। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं। ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा की सांत्वना यात्रा पर सवाल उठाए हैं। भाजपा ने ये यात्रा पटना के गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में मारे गए 6 लोगों के अस्थि कलश के साथ निकालने का फैसला किया। ये यात्रा मंगलवार को खत्म होगी, जिस दिन पटना के पास गंगा में उनकी अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। नीतीश कुमार ने भाजपा पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा यही चाहती है, वो सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहती है, लेकिन हम सद्भाव बिगड़ने नहीं देंगे। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि नीतीश कुमार ने पूरी तरह से संवेदनहीनता दिखाई और मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात नहीं की। ये कमी नरेंद्र मोदी पूरी करेंगे। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी शनिवार को उन सभी 6 लोगों के परिजनों से मिलेंगे जो पिछले रविवार को पटना के गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में मारे गए थे। मोदी के लिए पटना में भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। बताया गया है कि उनको प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी को मिलने वाले स्तर की सुरक्षा दी जाएगी। वो आज रात पटना में सरकारी गेस्ट हाउस में रुकेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मोदी उनके साथ किसी भी विषय पर, किसी समय, कहीं भी और किसी भी भाषा में बहस करें। उनकी इस चुनौती का जवाब देते हुए भाजपा के राज्यसभा में उपनेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सिब्बल वही नेता हैं जिन्होंने कहा था कि 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में 0 लॉस हुआ था। प्रसाद ने कहा कि वो मोदी को क्या चुनौती दे रहे हैं, पहले उनसे बहस करें। भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने भी सिब्बल पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के दूसरी कतार के नेता मोदी पर हमला करने को आगे आए हैं। सिब्बल ने मोदी को चुनौती देने के साथ ही ये भी सवाल उठाया कि मोदी की पार्टी काले धन का इतना विरोध करती है, लेकिन ये नहीं बताती कि मोदी की भारी भरकम रैलियों में कहां से पैसा खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक रैली के लिए 10 से 15 करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं, कहीं ये काला धन तो नहीं है। पटना में पिछले हफ्ते हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में पटना रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किए गए मुख्य संदिग्ध की मौत हो गई है। उसका इलाज इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में चल रहा था। अस्पताल की ओर से बताया गया है कि एनुल उर्फ तारिक की मौत गुरुवार रात को हुई। उसका इलाज करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि उसके मस्तिष्क में छर्रे लगे हुए थे जो ठोस लोहे के टुकड़े थे, इसलिए उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता था। उसे रविवार को नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली से कुछ ही घंटे पहले पटना रेलवे स्टेशन के पास एक शौचालय में हुए बम विस्फोट के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया है कि उसके पास कुछ लोगों के टेलीफोन नंबर और दस्तावेज मिले हैं। फर्जी टिकट दिखाकर यात्रा भत्ता लेने के मामले में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू के एक सांसद के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में कहा है कि जदयू सांसद अनिल साहनी ने फर्जी बोर्डिंग पास दिखाकर अंडमान निकोबार की यात्रा के भत्ते के तौर पर 1,35,000 रुपए का दावा किया था। एजेंसी ने उनके पटना और दिल्ली स्थित आवास पर छापा मारा। इसके अलावा सीबीआई ने संसद परिसर में भी पार्टियों के दफ्तर में तलाशी ली। फर्जी टिकट दिखाकर यात्रा भत्ता वसूलने के मामले में सीबीआई 9 लोगों की जाँच कर रही है। ये घोटाले इस साल मार्च में खुले थे, जब कोलकाता हवाई अड्डे पर एक आदमी को 600 सादे बोर्डिंग पास के साथ गिरफ्तार किया गया था। सीवीसी ने इस मामले की जांच करने के बाद सीबीआई को ये मामला सौंपा था। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों का संवेदी सूचकांक अब तक के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गया। शेयर बाजार आज दिन के कारोबार में 129 अंक चढ़कर 21,293 अंक से ऊपर चला गया। इससे पहले 10 जनवरी 2008 को शेयर बाजार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 21,206 तक पहुंचा था। गुरुवार के कारोबार में सूचकांक इससे 1 अंक पीछे रह गया था। 21,293 का शिखर छूने के बाद शेयर बाजार 32 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 21,196 अंकों पर बंद हुआ। संवेदी सूचकांक के कुछ चुनिंदा शेयरों में बहुत अच्छी बढ़ोतरी से बाजार इस ऊंचाई तक पहुंचा। पिछले 3 कारोबारी सत्रों में शेयर बाजार में लगातार बढ़ोतरी हुई है और सूचकांक करीब 600 अंक चढ़ा है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है। इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर के पास वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखने के मौके पर कई केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया था। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने ये कहते हुए निमंत्रण ठुकरा दिया कि बड़े नेताओं के लिए बड़ी मूर्तियों की जरूरत नहीं होती। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश भी नहीं गए, जिन्हें खुद मोदी ने प्रिय जयराम रमेश जी के संबोधन से चिट्ठी लिखी थी। प्रदेश के भी कई नेता इस चिंता में नहीं गए कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मौजूदगी में मोदी ने कह दिया कि अगर पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश की तस्वीर कुछ और
होती। कांग्रेस नेताओं को लग रहा था कि ऐसी कोई बात उनके सामने भी हो जाएगी तो उनके लिए सफाई देनी मुश्किल होगी, सो उन्होंने सरदार पटेल की जयंती के इस कार्यक्रम को भाजपा का कार्यक्रम बनने दिया। अपनी जनता पार्टी का भाजपा में विलय करने वाले नेता सुब्रमण्यम स्वामी मुंबई की अपनी पुरानी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो उत्तर पूर्वी मुंबई सीट से 1977 और 1980 में सांसद रहे हैं, सो इस बार भी उनकी तैयारी इसी सीट से है। हालांकि भाजपा के एक और नेता किरीट सोमैया भी इस सीट के दावेदार हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि अगर स्वामी यहां से चुनाव लड़ेंगे तो सोमैया उत्तरी मुंबई सीट पर जाकर लड़ेंगे। स्वामी ने उत्तर पूर्वी मुंबई सीट पर अपना कामकाज शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने इस लोकसभा क्षेत्र के घाटकोपर इलाके में एक घर भी ले लिया है। उनके करीबियों का कहना है कि उनके भाजपा के टिकट पर मुंबई से चुनाव लड़ने से मुंबई की सभी 6 और प्रदेश की 48 सीटों पर भाजपा को फायदा होगा। महंगाई की मार कितनी भारी है, इसे रिजर्व बैंक की ताजा टिप्पणी से समझा जा सकता है। उसने कहा है कि यदि इस पर काबू नहीं पाया गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था का दीर्घकालीन पतन हो जाएगा। तभी रिजर्व बैंक ने सस्ता कर्ज दिलवाने का फैसला नहीं किया। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। इस बार दिवाली से ठीक पहले रिजर्व बैंक के नए गवर्नर रघुराम राजन ने मौद्रिक नीति की तिमाही समीक्षा की। यह उनकी पहली पूर्णकालिक समीक्षा थी। उन्होंने वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आर्थिक सलाहकार मंडली के प्रमुख सी रंगराजन की विकास की चिंताओं को ताक पर रखकर समीक्षा की। उन्होंने विकास के अनुमान को कम कर दिया और नीतिगत ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी। राजन ने कहा कि रिजर्व बैंक का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में विकास दर 5% रहेगी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान 4% से भी कम का है। तभी चिदम्बरम और रंगराजन और मोन्टेक सिंह अहलुवालिया जैसे तमाम नेता इस चिंता में हैं कि विकास की दर कैसे बढ़ाई जाए। बाजार में पैसे आएंगे, कर्ज सस्ता होगा, तभी तो मांग बढ़ेगी और तभी विकास की दर बढ़ेगी। नहीं तो नकदी की तरलता कम होने से मांग लगातार घटती जा रही है और इसका नतीजा यह है कि उद्योग निर्माण जैसे कोर सेक्टर में उत्पादन की दर लगातार कम हुई है। लेकिन रघुराम राजन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उनको चिंता है कि अगर नकदी की तरलता बढ़ाई तो मांग बढ़ेगी और तब महंगाई को काबू में रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कर्ज सस्ता नहीं होने दिया। सो अब इस बात का इंतजार है कि बैंक अपनी ब्याज दरों में कब बढ़ोतरी करेंगे। खाने पीने की चीजों की अलग महंगाई है। थोक मूल्य सूचकांक में अगर महंगाई की दर 6.5% के करीब है तो खाने पीने की चीजों की महंगाई दर 2.5 में पहुंच रही है और खुदरा मूल्य सूचकांक में महंगाई की दर 12% के करीब है। इतनी ऊंचाई दर इसके बावजूद है कि महंगाई दर का आधार पहले से बहुत ऊंचा है। इसलिए महंगाई हर वर्ग के लोगों को परेशान कर रही है। जिन चीजों के दाम बढ़े हैं उनमें कुछ कमी आएगी, लेकिन कीमत उतनी कम नहीं होगी जितनी कुछ समय पहले थी। जानकारों का मानना है कि कम होने के बावजूद प्याज की कीमत 15-20 रुपए के स्तर पर नहीं आने वाली है। मीडिया में भले प्याज की चर्चा ज्यादा हो रही है, लेकिन सारी सब्जियों और खाने पीने की दूसरी चीजों की कीमतें इसी अनुपात में बढ़ी है। सो यह तय है कि दिवाली के दिन से नए संवत की शुरुआत भारी महंगाई के बीच होने वाली है। आने वाला साल भारी अनिश्चितताओं वाला होगा। चुनावी साल है, इसलिए यह भी तय है कि सरकार कोई कड़े कदम नहीं उठाएगी। चुनावी अनिश्चितता की वजहों से जानकारों का मानना है कि अभी कोई विदेशी निवेश भी नहीं आएगा। संतोष की बात सिर्फ इतनी है कि सीरिया का संकट टलने से पश्चिमी एशिया में शांति बनी हुई है और कच्चे तेल की कीमत स्थिर हो गई है। ऊपर से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करके सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पेट्रोलियम कंपनियों का मुनाफा ज्यादा कम न हो। सरकार के लिए अच्छा संयोग यह भी है कि अमेरिका ने आर्थिक पैकेज वापस लेने का फैसला टाला है। इसलिए शेयर बाजार में तेजी है। शेयर बाजार उस ऊंचाई तक पहुंच गया है जहां 2008 में पहुंचकर यह लुढ़कने लगा था। इसलिए कई लोग इसे तूफान से पहले की स्थिति बता रहे हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद आर्थिकी की समीक्षा करेंगे। देश की पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में रिजर्व बैंक का ताजा निष्कर्ष है कि मुद्रास्फीति की ऊंची दर उच्च विकास दर के लिए घातक साबित हो रही है। बैंक की राय में अभी अर्थव्यवस्था में स्थिरता बहाल करना प्रथम और सर्वोच्च उद्देश्य है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित गोयल है। अमित जी, परसों दीपावली है और नया संवत साल लगेगा। उस नए संवत के हिसाब से आपका अभी तक जो गुजरा हुआ साल है उसका आर्थिक लेखा जोखा क्या, और अगले साल की नए संवत साल की आप क्या कारोबारी या क्या आर्थिकी संभावना मानते हैं? पिछला साल तो सब जानते हैं कि अच्छा गया नहीं है जी। स्लो डाउन हुआ है जी। लोगों के बिजनेसेस कम हुए हैं जी। लेकिन नए साल में कोई नई चीज होने वाली है ऐसा मैं समझता नहीं हूँ जी।
लेकिन इतना है कि हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी जो है बॉटम आउट कर गई है और नए साल में जो अगला एक साल है कम से कम जून जुलाई तक अगर हम इसी में चलते रहे, इससे नीचे नहीं जाएं, तो मैं समझता हूं कि नए साल की शुरुआत फिर ठीक है। नहीं, आपने बॉटम आउट जो कहा है उसका क्या मतलब है? क्या ये कि जो गिरावट वाला मामला है वो हर मामले में अब खत्म, या क्योंकि जीडीपी के जो विकास दर के जो आंकड़े आ रहे हैं या जो अनुमान लग रहे हैं वो तो गिरावट के अभी भी लग रहे हैं? नहीं, गिरावट के लग रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। वो 5%, 4.8% का जीडीपी के आप बोल रहे हैं जी, वो अगर हम इससे नीचे नहीं स्लिप करते हैं जी, अब आप 4.8 से 4 चले जाएं या 3.5 चले जाएं तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इसका मतलब हमने बॉटम आउट नहीं करा। लेकिन अभी जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, देखिए ये कोई सर्वे वाली चीज नहीं है कि आपने इसमें सर्वे करा अभी तक ऐसा चल रहा था आगे ऐसे, ये तो हर क्वार्टर रिव्यू होता है। तो एक साल का एक्चुअली प्रिडिक्शन देना भी गलत होता है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है कि 4.85% के आसपास हमारी जीडीपी ग्रोथ अगले साल भी रहेगी। जी नहीं, लेकिन अभी हाल के दिनों में जो शेयर मार्केट के अंदर जो उछाला है, जो मतलब तेजी आई है, इससे क्या लगता है, क्या कारोबारी विश्वास इकोनॉमी पे विदेशी निवेशकों का और अपने निवेशकों का बढ़ गया क्या? नहीं, वो सवाल आपका सही है, वो एक अलग ढंग से चल रहा है, इकोनॉमी अलग ढंग से चल रही है। इकोनॉमी का अर्थ नहीं निकाला जाए, कारोबार बड़ा अभी बड़ा है, जिसके लिए आप सवाल पूछ रहे हैं, जो हाईएस्ट एवर हो गया 21,000 तो एक मूड बना है कि कुछ इकोनॉमी में, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो एकदम उछाल आया है स्टॉक मार्केट में, ये अमेरिकन पैसा आया है, और अमेरिकन पैसा इसलिए आया है क्योंकि वहां पर जो स्लो डाउन और उसका जो टेपरिंग करना था QED का, वो अभी हो नहीं रहा है। उस नाते फिर क्या हम ये माने कि जो बाकी और जो सरकार के अनुमान, क्योंकि देखिए उसी के साथ में रुपए की गिरावट भी रुकी है, खाद्यान्न उत्पादन और ये भी बढ़ा है, और रिजर्व बैंक की भी जरा एक तरह से कुछ आशावाद है, हालांकि रिजर्व बैंक ने कुछ किया नहीं है। उन सब पैरामीटर पे क्या कहना आपका? इस पैरामीटर जहां तक रिजर्व बैंक की काम है, जो मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं, जो पैसे रुपया कितना बाजार में रहना चाहिए वो सब देखते हैं, उन्होंने अभी दर बढ़ाया है। उससे लग रहा है लेंडिंग रेट्स बढ़ेंगे, लेकिन उसमें कोई घबराने, कोई ऐसा तो बढ़ेंगे नहीं कि आपका एकदम ही कुछ बजट जो हिल जाएगा। थोड़ा बहुत उससे बैंकों की हेल्थ भी जो है वो ठीक रहेगी, उसका भी इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में आता है। जब आप अच्छी डिसीजन लेते हैं जो आपको लेनी चाहिए, चाहे उसमें थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट बढ़े, तो वो एक अच्छी बात है, वो खराब बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप बीमारी का इलाज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है बीमारी बढ़ा रहे हैं। तो नहीं, उसमें बीमारी के नाते जो सबसे रिजर्व बैंक की भी जो चिंता बीमारी के नाते महंगाई की, मुद्रास्फीति को लेकर आई है, इस बारे में क्या कहना है कि क्या नए संवत में भी महंगाई का मामला वैसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। जब 100 रुपए प्याज हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये महंगाई की इन्फ्लेशन बढ़ा है, वो ये प्याज आलू इन सब की वजह से बढ़ा है। अगर इनकी क्रॉप फेल होती है तो ये बढ़ेगा, तो 1-2 आइटम 4 आइटम बढ़ेगा, और उससे इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो गया और उसकी वजह से कोई बहुत त्राही मच गई, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन सही है, इन्फ्लेशन रेट थोड़ा हाई है, और इस वक्त आरबीआई के पास स्कोप नहीं है कि इंटरेस्ट रेट्स को वो कम कर सके। दीपावली के इसी मौके के ऊपर अगर देश की आर्थिक सेहत पर यदि वित्त मंत्री चिदम्बरम और उनकी टीम अगर विचार करे, तो वो अपने आप अपनी पीठ थपथपाएंगी, या कैसा? पीठ थपथपाने वाली कोई ऐसी हालत नहीं है, लेकिन आप 4.85% जीडीपी में रहते हैं, आपका इंटरेस्ट रेट यही कायम रहता है, इन्फ्लेशन इससे बढ़ता नहीं है, रुपये 61, 62, 63 के आसपास रहता है, तो मैं समझता हूं कि हम बॉटम आउट कर गए। मतलब वो एक स्थिरता आ गई है, अब और गिरावट नहीं। हाँ, गिरावट नहीं है। अब इसमें आप कुछ पैसा डालेंगे, जब आपके इलेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे, कोड ऑफ कंडक्ट हट जाएगा, जैसे ही थोड़ा पैसा डालेंगे तो यहां से फिर ग्रोथ रेट बढ़ सकता है। नहीं, लेकिन आपने जो चुनाव और ये कहा, तो क्या ये नहीं लगता है कि मई तक अगले उसमें लगातार राजनीतिक अनिश्चितता रहेगी, उसके कारण आर्थिकी का मामला गड़बड़ रहेगा? राजनीतिक अनिश्चितता तो आप देख ही रहे हैं, चल ही रही है, 2 साल से चल रही है। आप कोई ऐसी डिसीजन ले नहीं पा रहे, जो ले रहे हैं उसमें ऑपोजिशन हो रहा है। तो पेट्रोल के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, डीजल के भी बढ़ रहे हैं, प्याज के भी बढ़ रहे हैं, ये सब राजनीतिक अनिश्चितता ऑलरेडी इसमें है। लेकिन जब कोड ऑफ कंडक्ट आता है तो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग वो रुक जाती है, काफी हद तक रुक जाती है। पहले ही बहुत रुकी हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, लेकिन और भी रुक जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं जून जुलाई तक अगर हम 4.5 और 5 के बीच में ग्रोथ रेट मेंटेन रखते हैं और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाते हैं, तो मैं समझता हूं बॉटम आउट हो गया, क्योंकि उसके बाद तो बेटर होना ही है।
नहीं, लेकिन उसके बाद ये नवंबर है, नवंबर के बाद सिर्फ जो 4 महीनों में, क्योंकि अगली फिर वापस लोकसभा की कोड, तो सरकार की खर्चा या इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ बड़ी बात में उसमें बड़ा तो कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो सब गुंजाइश अभी भी नहीं है, जब भी आपका ग्रोथ रेट नीचे गिरा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ तो आप कर रहे हैं, लेकिन किस रेट से कर रहे हैं वो सवाल है। तो 4.55% में आप ग्रो करते रहेंगे बिना पैसे डाले भी, तो मेरे ख्याल से मतलब कुल मिलाकर आप ये कब मानना है कि नए संवत के साथ में एक स्थिरता इकोनॉमी में और कारोबारी माहौल में आती हुई लगती है? कुल मिलाकर ये मानता हूं कि इस वक्त इंडिकेशन सिर्फ इतने हैं कि हम शायद बॉटम आउट कर गए हैं, और इस बॉटम आउट फिगर्स में हम रहते हैं 5-6 महीने, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, तो मैं समझता हूं कि इकोनॉमी फिर वहां से बेटर ही करेगी। जी अमित जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर और इसी समय। और हाँ, अपने सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।